नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम एमपी टेट वर्ग 3 का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर रहेगा हिंदी लैंग्वेज का रहने वाला है। हिंदी लैंग्वेज में आज जो हम प्रश्न करेंगे 30 प्रश्न करेंगे, जिसमें 15 प्रश्न पेडागोजी के रहेंगे और 15 आपके ग्रामर पोर्शन जो अपठित गद्यांश के रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। आप लोग भी हम बता सकते हैं, अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते हैं तो 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर होगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, आप सभी लोगों का फीडबैक जानते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था कि बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण, समझ कर बोलना है या आंखों देखा वर्णन हो जाता है। तो बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रश्न हमारा बोलने कौशल से संबंधित है और आपको पता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 जो महत्वपूर्ण कौशल होते हैं, इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए। तो यहाँ पे बोलना कौशल, देखिए बोलने की तेज गति कोई कौशल नहीं होती। शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, ये कोई नहीं होगी। आंखों देखा वर्णन करें, ये भी बोलने कौशल से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। बाकी शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, बोलने कौशल महत्वपूर्ण हो जाएगा। गति भी थोड़ा बहुत इफेक्ट, लेकिन अगर जब सर्वाधिक की बात करते तो समझ कर बोलना है सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के साथ साथ विषय और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह पाना, उसी को हम बोलना कौशल कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके अभाव में बोलने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। तो बोलने मतलब समझकर बोलना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा जो लैंग्वेज होती है, ये जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना होता है। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों को विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है या व्याकरण पर ही यह आधारित होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वविख्याता लोग जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करते हैं। आप सभी शिक्षक बंधुओं को प्रणाम करते हैं, शिक्षा को प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती को नमन करते हैं। साथियों, भाषा जब भाषा लैंग्वेज की बात की जाती है तो क्या भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है या व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होता है, वह जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। क्योंकि जीवन के यहाँ पे जो विभिन्न शब्द दे दिया गया ना, विभिन्न स्थितियाँ, ये यहाँ पे बता रहा है कि भाषा होगी। क्योंकि जानने का अर्थ उसका व्याकरण होगा, सीखने का पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होगा, व्याकरण पर ही आधारित होगा, मतलब किसी एक फोकस है। लेकिन जो भाषा होती है किसी एक पर फोकस नहीं हो सकती। भाषा जो होती है वह जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधती है। क्या करती है? साधती। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी सभी पेपर चल रहे हैं, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और सभी लोगों को फीडबैक करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? सभी लोग बताइएगा। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? देखिए सभी लोग जानते हैं भाषा और परिवेश का जिक्र हुआ है। तो भाषा परिवेश जो हमारे परिवेश में चारों तरफ बिखरी हुई है, यह अखबार पर लागू होता है, विज्ञान पर लागू होता है, साइन बोर्ड पर लागू होता है, लेकिन भाषा प्रयोगशाला पर नहीं होता। भाषा हमारे परिवेश से बिखरी मिलती है कथन भाषा प्रयोग पर लागू नहीं होता, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला एक कैसा होता है, प्रयोगशाला कैसा होगा? नियंत्रित होता है। प्रयोगशाला कैसा होता है? एक नियंत्रित वातावरण होगा। तो नियंत्रित वातावरण पर आपका परिवेश, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई है, तो नियंत्रित वातावरण में कैसे बिखर सकती है? अखबार में नियंत्रित नहीं रहता, विज्ञान में भी नियंत्रित है, साइन बोर्ड में नियंत्रित नहीं रहता है। लेकिन भाषा की प्रयोगशाला, उसमें नियंत्रित वातावरण रहता है जहाँ भाषा का अध्ययन और प्रयोग किया जाता है, जबकि वास्तव के जीवन में भाषा विविध और बिखरी हुई होती है। प्रश्न पर दिया गया बिखरी मिलती है, विविध होगी, तो भाषा प्रयोगशाला में विविध नहीं हो सकती। अखबार में विविध होगा, विज्ञान में, साइन बोर्ड में, तीनों पर आपका लागू होगा, लेकिन भाषा प्रयोगशाला पर आपका लागू नहीं होगा। प्रश्न को समझ कर जाइए, बेहतरीन जाइए, ताकि एग्जाम में फिर से पूछा जाए, आप बिल्कुल फतेह करके आए, अव्वल स्कोर आना चाहिए आप सभी लोगों का। साथियों, अगला प्रश्न है कि इनमें से सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनर्योजन का समय कितना होता है? बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, शानदार प्रश्न पूछा गया है। 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनर्योजन का समय कितना होता है? 10 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट, 15 से 25 मिनट या 25 से 35 मिनट? आप सभी लोगों को पता है तो आप बेहतरीन लाजवाब यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनर्योजन का अगर समय पूछा जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं
पुनर्योजन का जो समय होता है वह लगभग यानी सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अनुसार पुनः पाठ योजना, पुनर्योजन को क्या बोल सकते हैं, पुनः पाठ योजना लगभग 12 मिनट का समय निर्धारित होता है। और इसके इस चक्र में जो होता है सूक्ष्म शिक्षण में कितने होते हैं, 6, कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कितने चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा 6 स्टेप होते हैं। शिक्षण 6 मिनट का होता है, प्रतिपुष्ट 6 मिनट का होता है, यानी पुनः पाठ योजना 12 मिनट का, फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट का, पुनः प्रतिपुष्ट 6 मिनट का, कुल मिलाकर सूक्ष्म शिक्षण चक्र की मानक समय टोटल 36 मिनट होती है। अगर ये पूछा गया कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की मानक समय की अवधि कितनी होती तो 36 मिनट होती है। लेकिन अगर प्रश्न कह रहा हो कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के पुनर्योजन की बात कर रहा है तो वह आपका 5 से 10 मिनट आएगा, क्योंकि 12 मिनट होता है तो 5 से 10 मिनट वाले कैटेगरी पर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग समझ गए, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, इस विधि निर्देशन में छात्र अध्ययन करते हैं तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो निर्देशित करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं, अध्यापक क्या कर रहे हैं, निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो अवसर प्रदान कर रहे हैं मतलब पर्यवेक्षक अध्ययन की परिभाषा किसने दी है, अवसर प्रदान करने वाली परिभाषा जो देने वाले हैं सभी लोग जानते हैं किसने दी है, आपके क्लार्क और स्टार ने दी है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट जो परिभाषा होती है 5 नंबर आपका पक्का कर देती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी शिक्षक बंधुओं का। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, ये शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है, आपका अपना परिवार है। साथियों, अगला प्रश्न है, इनमें से भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से होते हैं। क्या वह केवल परिपक्वता हो सकती है, क्या वह केवल प्रेरणा हो सकती है, या केवल स्वास्थ्य हो सकता है, या परिपक्वता प्रेरणा स्वास्थ्य हो सकता है। तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो भाषा के विकास को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, तो आप देखेंगे तीनों में केवल दिया गया है। अगर इन केवल को हटा के हम परिपक्वता प्रेरणा स्वास्थ्य को मिला दें तो ये भाषा विकास को प्रभावित करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाषा विकास को प्रभावित करने में परिपक्वता भी करेगा, प्रेरणा भी करेगा, स्वास्थ्य भी करेगा। अगर आपकी कोई परिपक्वता है, नॉलेज नहीं, तो आप भाषा विकास कैसे हो पाएगा। अगर आपकी प्रेरणा है उसमें सीखने की, उसमें भी भाषा विकास होगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, भाषा का विकास हो सकता है। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल होता है, सभी बताइएगा, ध्यानपूर्वक बताइएगा। ठीक है, देखिए जब भी हम बात करते हैं समावेशी कक्षा की, और आपको पता है समावेशी कक्षा टॉपिक से 2-3 प्रश्न पूछा ही जाना है। हाँ, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, टॉपिक पढ़ लीजिएगा और आने वाले क्लास में हर एक टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है साथियों। तो समावेशी कक्षा में ऐसा कथन जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल होता हो, तो वह कौन सा हो सकता है। क्या वह व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बन पाते। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग ध्यान कीजिएगा, समावेशी कक्षा की बात की जा रही। ठीक है, तो यहाँ पे समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल कौन सा हो सकता है, जिसमें बच्चों की बात किया जाए, उनमें अनुभवों की बात किया जाए, मतलब बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। ये क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल ईएसबी ने माना है। क्या माना है, प्रश्न हमारा क्या दिया गया था कि निम्न में से किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल होता है। एग्जाम में यह प्रश्न आता है, तो किसी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बनाते हैं, यह शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, क्योंकि बच्चे नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगी। आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, तो आप ये बताइए अगर भाषा के शिक्षक आप बन गए, हिंदी के आप लोग प्राध्यापक बन गए, अध्यापक बन गए, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो सकता है। क्या वह भाषा का आकलन हो सकता है, भाषा की पाठ्यपुस्तक हो सकती है, या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना हो सकता है, या बच्चों के भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना हो सकता है। क्या हो सकता है, जरा सोचिएगा, दिमाग पे जोर डालिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताइएगा कि एक भाषा शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। सभी लोग जानते हैं अगर भाषा के शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है समृद्ध भाषिक वातावरण।
अगर ये आता है लाइन, समृद्ध भाषिक वातावरण लाइन आएगा, या आएगा बच्चों के भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएं। ये आना चाहिए या एक समृद्ध भाषिक वातावरण। अगर दो ऑप्शन दिखते हैं बिल्कुल सटीक आंसर आप सभी को लगा लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय क्या होता है? देखिए, उपचारात्मक उपाय मतलब ऐसे बालकों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना, ये भी पॉजिटिव है। ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना, ऐसे बालकों को हतोत्साहित ना करना, तो तीनों चीज़ें सही दी गई हैं। मतलब पूर्वक सभी पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक यह होगा कि पिछड़े बालकों को क्या करना, सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। पिछड़े बालकों के शिक्षण में बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना चाहिए। पिछले बालकों के शिक्षण में ऐसे बालकों को क्या हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव है, यानी उपचारात्मक उपाय दिए गए हैं, तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें करना है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट में आपको कमेंट भी बताना है कि आप लोगों का 30 में से क्या स्कोर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यह प्रश्न संभावित है, फिर से रिपीट हो सकता है, 1 नंबर पक्का करिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा सा प्रश्न पूछा गया है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं दिया गया है। और आपको पता है भाषा अर्जन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा। किससे आता है? भाषा अर्जन से पूछा जाता है। ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे एग्जाम। देखिए, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है या भाषा के नियम सीखे जाते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से नियम बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात की गई है। भाषा जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात की गई है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, बिल्कुल सही बात की गई है। लेकिन भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये कथन उचित नहीं होगा भाषा के अर्जन के संबंध में, क्योंकि भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जहाँ बालक बालिकाएं अपने परिवेश में अंतःक्रिया करके सुनकर भाषा को अनायास ही सीख लेते हैं। तो यह प्रक्रिया विद्यालय कक्षा में भाषा सीखने के लिए अलग होती है। सहज प्रक्रिया, अनुकरण के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा कक्षा में भाषा सीखना, ये ऐसे टॉपिक हैं। भाषा अर्जन अधिगम हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, सभी लोग समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न दिया गया है कि मुहावरा दिया गया है। मुहावरा कह रहा है कि बस इतना ही वेतन मिलता है, बस इतना ही वेतन मिलता है कि जैसे तैसे दाल रोटी हो जाती है, बन जाती है, निकल जाती है, चल जाती है। कहते हैं ना, कोई अगर पूछे होंगे बस आपकी क्या दाल रोटी, कोई कहेगा दाल रोटी हो गया भैया, दाल रोटी इतना कमा लेते हैं कि दाल रोटी हो जाती है। ओ भैया, इतना कमा लेते हैं कि दाल रोटी हमारे घर में बन जाती है, इतना कमा लेते हैं कि दाल रोटी हमारी निकल जाती है, इतना कमा लेते हैं कि दाल रोटी चल जाती है। तो यहाँ पे क्या सही हमारा हो सकता है मुहावरा? कैसे आपने सुना होगा? तो सबसे सटीक मुहावरा आपने सुना होगा कि जैसे तैसे दाल रोटी चल जाती। चलने की बात की जा रही है, ये हमारा मुहावरा। मुहावरे लोकोक्ति भी पूछी गई हैं, फिर से आपको पढ़ लीजिएगा। अब हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि मैंने अनेकों यात्राएं की हैं, तुम यहाँ जरूर आओगे। वह सबसे मधुरतम गाता है, मधु के अंदर कई गुण पाए जाते हैं। मैंने अनेकों यात्रा की है, या ऐसे कह सकते हैं मैंने अनेक यात्राएं की हैं, क्योंकि मैंने मतलब अकेला है ना, तो मैंने अनेक यात्रा की है, यात्राएं क्यों आएगा? मैंने अनेकों नहीं आना चाहिए, यात्राएं आ सकता है। मैंने अनेक यात्राएं की हैं, तुम यहाँ जरूर आओगे, ये शुद्ध बिल्कुल दिया गया है। तुम यहाँ जरूर आओगे, ये शुद्ध रूप दिया गया है। वह सबसे मधुरतम गाता है, वह सबसे मधुरतम गाता है। क्या है शुद्ध रूप दिया गया? सभी लोग बताइए इसमें कहाँ पे गलती कर रहा है, ये आपको कमेंट कर बताइए। तीसरे ऑप्शन में क्या गलती यहाँ पे है, क्या शुद्ध रूप होना चाहिए? ठीक है, क्योंकि सबसे और मधुरतम दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए, मधु के अंदर कई गुण पाए जाते हैं, क्या ये शुद्ध वाक्य में दिया गया है? हमारे अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन सही है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्योंकि इसी को ईएसवी ने सही माना है। अब आप क्या सही मान रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं होती? सभी लोग बताइएगा, इनमें से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि चित्र रचना विधि
शब्द प्रधान विधि, खेल विधि, ये तीनों रचना शिक्षण की विधियां होती हैं, लेकिन सूत्र विधि जो होती है वे रचना शिक्षण की विधि नहीं होती है। और एक भाषा संसर्ग विधि भी नहीं होती। अगर भाषा संसर्ग विधि दे दिया जाए तो ये रचना शिक्षण की नहीं आएगी। अगर सूत्र विधि दे दिया जाता है तो ये भी आपकी रचना शिक्षण की विधि नहीं आएगी। ठीक है। इसके बाद आपका कविता दी गई। कविताएं हमारी क्या दी गई हैं, सभी लोग बताइएगा, पढ़िएगा। इस कविता से प्रश्न करेंगे। कविता विश्व का अंतरम संगीत है, उसके आनंद रोमहास है, उसमें हमारी सूक्ष्म दृष्टि का मर्म प्रकाश है। इस प्रकार से एक कविता दी गई है। और आइए इस कविता से रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे। कह रहा है कि उपयुक्त जो गद्यांश दिया गया है, भाषा का संगीत किसका उपकारक है? तो भाषा का संगीत इसमें छंद का उपकारक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द दी गई है आपके प्रश्न पर दिया गया है कि उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में ही राग प्रभाव है। तो आपके गद्यांश पर ही उत्तर दिया गया, हमें खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सब कुछ गद्यांश में दिया रहता है, केवल मार्गदर्शन देखना पड़ता है। केवल मार्गदर्शिका यानी आंखों को थोड़ा सा मेहनत करके, प्रयास करके, बोझ डाल के, या कह सकते हैं आंखों में थोड़ा सा प्रफुल्लित होके आप देख सकते हैं। काग चेष्टा बकुल ध्यानम आपने पढ़ा ही होगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार छंद के इंगित से कविता का राग कैसा होता है? तो इस छंद के इंगित कविता का राग अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। किसकी ओर हो रहा है? आपके अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस कविता में हमने पढ़ा है कहाँ पर किसकी ओर अग्रसित हो रहा है? अनंत की ओर हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी प्यारा सा कि इनमें से छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है। तो जो ये विराम स्थल होते हैं उनको हम यति बोलते हैं, जो रुकना पड़ता है। जैसे बोला जाता है यदि मैं यहाँ होता तो अवश्य आ जाता। तो मैं के बाद फिर आपका क्या है? अल्प विराम आ जाता है। तो वो बोल रहा अल्प विराम ये बोलता है कि रुकना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है यदि किसी भाषा के छंदों में, तो यहाँ पे मैं अल्प विराम में रुकना है। फिर पढ़ेंगे भारतीय के प्राणों में शक्ति तथा स्फूर्त संचार करने वाले। जैसे यहाँ पे राग का प्रभाव, उसकी शक्ति अधिक जागृत, मतलब ये एक साथ पढ़ना है। एक साथ पढ़ने के बाद वहाँ पे रुकना है, मतलब अल्प विराम। समझ गए सभी लोग? बाकी सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वव्याख्याता लोग, आप अच्छे तरीके से समझते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कविता में छंदों का अस्वाभाविक जो बंधन है वह क्या होता है? उसका निषेध करना चाहिए। कविता में छंदों में जो अस्वाभाविक आपका बंधन होता है उसको क्या करना चाहिए? निषेध करना चाहिए। ये हमारा गद्यांश में दिया गया है। ठीक है, चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये आपका गद्यांश है और इसी गद्यांश से A to Z पूछे गए। कहीं भी एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा गया है। प्रश्न है कि वाक्य अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, इसके लिए एक शब्द क्या करेंगे? अगर अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अगर पूछा जाता है तो एक शब्द में अविवेक कह सकते हैं। क्या एक शब्द वाक्य वाले आते हैं? ये आप जानते होंगे कि अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव को एक शब्द में क्या बोलेंगे? देखिए, आसक्त, अशोक, अश्रुतपूर्ण, ये तीनों निगेटिव है, लेकिन जो अविवेक दिया गया है ये भी आपका निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे अभाव ही निगेटिव है, प्रश्न ही हमारा निगेटिव है। तो अभाव का जो अगर कोई किसी भी शक्ति का अभाव है अच्छा बुरा समझने को, उसको अविवेक बोलेंगे। ठीक है, ना उसे अश्रुतपूर्ण बोलेंगे, ना आसक्त बोलेंगे, ना अशोक बोलेंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राग और कल्पना में क्या संबंध होता है? राग और कल्पना में किसका संबंध होता है? परस्पर अभिन्न का होता है। इस गद्यांश में आपकी चर्चा की गई। किसका होता है? अभिन्न का होता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? क्या बढ़े अगले प्रश्न की तरफ? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न दिया गया ये भी बहुत इंटरेस्टेड है, क्यों है आइए समझते हैं कि इनमें से डेढ़ बीता कलेजा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सिंपल सी बात है, डेढ़ बीता कलेजा मानना अत्यधिक साहस दिखाना। कहते हैं प्रफुल्लित होना, अत्यधिक साहस दिखाना, मतलब डेढ़ बीता कलेजा करना। डी ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत से प्यारा सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुकूल का सही पर्यायवाची नहीं है? मतलब अनुकूल का अनुरूप होता है, मुताबिक होता है, अनुगत होता है, लेकिन अनुकूल का अगर विलोम पूछा जाए तो विलोम आप बट से बता लेंगे, क्योंकि वह ऑप्शन में दिया गया है। किसका होता है? प्रतिकूल। प्रतिकूल क्या होगा? अनुकूल का विलोम होगा, ना कि पर्यायवाची होगा। तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? प्रतिकूल पर्यायवाची नहीं होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपकी कविता की तरफ। कविताएं हमारी दी गई। दुख से आंख चुराने की तो बात ही कहाँ, दुख ही तो मेरे वजूद का इम्तिहान है। सुख स्वयं विरक्त रहा मुझसे जीवन भर, उसे रिझाने के मैंने भी यत्न कब किए हैं। दुख ने स्नेह भाव को मुझको गले लगाया है।
तो ये काव्यांश दिया गया है। काव्यांश को रसानुभूत पढ़ के पढ़िएगा, मजा आता है, उसको अर्थ भी समझने में मजा आता है। आपका क्या है, इंजॉय करते हैं, इंजॉय हो तो ये पढ़िएगा, इनके अर्थ को समझिएगा, वाकई आप समझ जाएंगे क्या कविता होती, इनका रसानुभूत क्या होता है। चलिए इसी कविता से हम प्रश्न जो पूछे गए थे उन प्रश्नों को करने वाले हैं कि निम्न में से उपयुक्त पंक्ति में रचयिता का नाम बताना है, और रचयिता का नाम ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी पराग जी हैं। इन्हीं की कविता यहाँ पे पिछले ईयर में आपके पेपर में पूछा गया था। चलिए अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी कर लेते हैं। प्रश्न हमारा है कि निम्न में से शब्द युग्म का उपयुक्त पंक्ति में किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो जब आप पढ़ेंगे तो जब जब इसमें किया गया, इस पंक्ति में क्या किसका किसका किया गया है, देखेंगे तनमन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तनमन के बाद फिर आपका कौन सा शब्द युग्म का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, सभी लोग बताइएगा। तनमन के बाद देखिएगा कौन सा शब्द युग्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सभी लोग बताइए। देखते चलिए, सभी लोग देखते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार वजूद का इम्तहान पूछा जा रहा है। तो वजूद का इम्तहान क्या होता है, वजूद का इम्तहान होता है दुख। क्या है, वजूद का इम्तहान यहाँ पे क्या बोला गया है, दुख बोला गया है। क्या कह रहा है, दुख ही तो मेरे वजूद का इम्तहान है। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, दुख ही मेरे वजूद का इम्तहान है। तो आपके काव्यांश में ही उत्तर दिया गया है, तो आप सभी लोगों को समझना है और इसी तरह एग्जाम में समझना है और पेपर में सही आंसर करना है, अपने सपने को साकार करना है, सिलेक्शन पाना है। अगला प्रश्न है, सात्विक अर्थ क्या होता है। हमें गद्यांश पढ़ने की जरूरत ही नहीं भैया, हमने इतना पढ़ चुके हैं, इतना मेहनत कर चुके हैं। सात्विक अर्थ होता है सत्वगुण संपन्न। क्या होगा, सत्वगुण संपन्न। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं समय न गवाते हुए अगले प्रश्न की तरफ, और बस 4-5 प्रश्न और बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संस्कृति का विलोम क्या होता है। तो संस्कृति मतलब संस्कृति का संस्कार क्या हो जाएगा, ये तो भाई सभ्यता, इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे विलोम पूछा जाए तो विलोम क्या होगा, संस्कृति का विलोम विकृति होता है। संस्कृति मतलब जोड़ना, विकृति मतलब तोड़ना, फैलाना, ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्यारे प्यारे कमेंट भी आप सभी लोगों के आ पा रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि वह वाक्य जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं उनके लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे। तो जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनको हम रोमांचकारी बोलते हैं। वैसे क्या इतना कितना दृश्य था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे नाटक में भी होता है, कई मूवी में आप देखते होंगे, ठीक है। तो रोंगटे खड़े होना का अर्थ आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनमें से पवन में कौन सी संधि होगी, तो संधि पूछी जाती, संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो संधि की बात आ रही है यहाँ पे, संधि की पूछा जा रहा है। पवन, पो धन आयन, अयादि संधि हो जाएगा। किसी भी आपको संधि तो बनती होगी, किसकी संधि है, पवन, पवन की संधि बताइए। अगर ये फिर से रिपीट होता है तो पो धन अन कर देना है और पवन कर देना है, मतलब ओ और आ में किसका परिवर्तित हो जाता है, ओ और आ में अ में परिवर्तित हो जाता है और फिर यह पवन बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न प्यारा सा है कि इनमें से अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो व्याख्यान प्रणाली आपने पढ़ा ही होगा कि जिसमें सूचना प्रदान करने की कुशल विधा होती है। ये विद्यार्थी बालक बालिका की आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो प्रेरित करने की बात कर रहा है, एक कुशल विधा की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपका लास्ट प्रश्न है। इस पेपर का अंतिम प्रश्न हमारा कह रहा है हिंदी का कि इनमें से एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः किस रूप में सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप में, सार्वजनिक, रसानुवाद या रसास्वान एवं सार्वजनिक, दोनों रूपों में। देखिए प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है एक बाल केंद्रित कक्षा है, और जब बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्य रूप में सीखने की बात करें तो व्यक्तिगत रूप होगा, क्योंकि किसी भी कोई भी एक रूप में नहीं सीख सकता है, सबके अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती, सीखने की क्षमताएं होती हैं, इसलिए अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और 30 में से आप लोगों का इस पेपर में क्या स्कोर है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करना है। ये क्लास कैसी लगी, बाकी सभी पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद क्लास करेंगे, जैसे अपडेट आता है क्लासेज होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, प्रैक्टिस सेट करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सरोपर ही है। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपके अगले क्लास पे। जय हिंद, वंदे।